Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson number 47, Gerund. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 47 और आज की जो गुफ्तगू होगी वो होगी द जेरंड के बारे में। यहाँ पर जीरंड नहीं पढ़ेंगे, जे की आवाज़ निकालेंगे, द जेरंड। ओके, लेकिन उससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे। कल जो हमारी गुफ्तगू हुई थी वो लेसन नंबर 46 के बारे में गुफ्तगू थी और पिछले सबक में हमने बात की थी द पार्टिसिपल यानी पार्टिसिपल के बारे में। मैंने बताया था कि पार्टिसिपल किसे कहते हैं, तो बताया था कि पार्टिसिपल ये फेल की एक शक्ल है जिसका इस्तेमाल हम फेल और सिफत का माना अदा करने के लिए करते हैं। इसमें फेल भी पाया जाएगा और इसमें सिफत भी पाई जाएगी। ठीक है, जैसे कि कुरान की तिलावत कर रहा आदमी या कुरान की तिलावत करने वाला आदमी, तो हम कहेंगे रिसाइटिंग मैन। ठीक है, इसमें कुरान की तिलावत करना भी शामिल हो गया और आदमी का भी तज़किरा हो गया। हम कहते हैं खाना खाकर, तो हैविंग ईटन द मील यानी खाना खाकर। तो ये आपकी क्या होंगी, ये दोनों मिसालें पार्टिसिपल की हैं। आगे हमने गुफ्तगू की थी काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल के बारे में। पार्टिसिपल की कितनी किस्में हैं मैंने बताया था, इसकी कुल 3 किस्में हैं। पहले को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, दूसरे को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और तीसरे को हम परफेक्ट पार्टिसिपल का नाम देते हैं। आगे हमने आपको बताया था व्हाट डज प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या मतलब होता है। तो मैंने बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल उनको कहा जाता है जब हम फेल में आईएनजी जोड़ दें तो उनको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का नाम देंगे और इनका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब कोई इंसान कोई काम कर रहा होता है और या काम पूरा नहीं होता है और इसको हम सिफत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो गोया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल उस वक्त होगा जब हम इसको नाउन से पहले लाएं, ठीक है, मौसूफ से पहले लाएं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आगे पीछे हो जाता है, आईएनजी तो रहेगा बट वो आगे पीछे हो जाएगा। तो इस सूरत में इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का नाम कह तो देते हैं बट असल में पार्टिसिपल फ्रेज कहलाता है। ठीक है, ये पार्टिसिपल फ्रेज कहलाएगा जिसको आप फ्रेज में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके, आगे हमने बात की थी व्हाट डज पास्ट पार्टिसिपल मीन, पास्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं जो कि पार्टिसिपल की दूसरी किस्म है। तो पास्ट पार्टिसिपल हम कहेंगे जब हम वर्ब की तीसरी फॉर्म को किसी नाउन वगैरह के साथ इस्तेमाल कर लें तो उस वक्त हम इसको पास्ट पार्टिसिपल का नाम देंगे और ख़ास तौर पर इसका इस्तेमाल हम पैसिव वॉइस के तौर पर करते हैं। ओके, और इसमें किसी काम के पूरा होने का माना पाया जाता है। आगे हमने बात की थी व्हाट डज परफेक्ट पार्टिसिपल मीन, परफेक्ट पार्टिसिपल का क्या माना होता है, इससे क्या मतलब होता है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से मिलकर बनता है और माजी में कोई काम यानी कोई काम हो गया था उसको बतलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इन सारी चीज़ों को मैंने मिसालों के साथ आपके सामने वाज़ेह किया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वहाँ पर सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। जैसे कि रात का खाना खाकर
मैं ईशा की नमाज पढ़ने गया, तो हम कहेंगे हैविंग टेकन द डिनर या ईटन डिनर आई वेंट टू ऑफर द सलात ऑफ ईशा। आप कहेंगे कि पुलिस को देखकर चोर भाग खड़े हुए, तो इसको हम कहेंगे हैविंग सीन द पुलिस द थीव्स रन अवे। ओके, तो ये हमारा कल का खुलासा जो कुछ हमने कल गुफ्तगू की थी। आगे चलते हैं। अब हम करने जा रहे हैं अपना आज का होमवर्क। उम्मीद करता हूँ कि आपने होमवर्क कर लिया होगा। हमारा पहला जुमला है, एक आदमी केरला से पैदल चलकर हज के लिए सऊदी अरब गया। इसको हम कहेंगे अ मैन वेंट टू सऊदी अरबिया वॉकिंग ऑन हिज फुट फ्रॉम केरला फॉर हज। ठीक है, केरला से पैदल चलकर वॉकिंग ऑन हिज फुट फ्रॉम केरला कहा गया, सऊदी अरब गया। वेंट टू सऊदी अरबिया किस लिए, फॉर हज, फॉर हज, हज के लिए। लेकिन यहाँ पर आ जाए हज अदा करने के लिए या हज करने के लिए, तो यहाँ पर टू परफॉर्म हज, टू परफॉर्म हज हो जाएगा। ओके, तो एक आदमी केरला से पैदल चलकर हज के लिए सऊदी अरब गया। इसको हम कहेंगे अ मैन वेंट टू सऊदी अरबिया वॉकिंग ऑन हिज फुट फ्रॉम केरला फॉर हज। ओके, हमारा अगला जुमला है, जुबैर ने एक आदमी को देखा, वो मदद के लिए पुकार रहा था। इसको हम कहेंगे जुबैर सा मैन कॉलिंग फॉर हेल्प। जुबैर ने देखा किसको, जुबैर सा, जुबैर ने देखा एक आदमी को, अ मैन वो मदद के लिए पुकार रहा था, कॉलिंग फॉर हेल्प। ओके, तो जुबैर ने एक आदमी को देखा, वो मदद के लिए पुकार रहा था, जुबैर सा मैन कॉलिंग फॉर हेल्प। आगे हम बात करेंगे, तुमको गाड़ी चलाते चलाते फोन पर बात नहीं करना चाहिए। इसको हम कहेंगे यू शुड नॉट टॉक ऑन द फोन ड्राइविंग द व्हीकल। तो तुमको गाड़ी चलाते चलाते फोन पर बात नहीं करनी चाहिए। ओके, यहाँ पर चलाते चलाते के लिए क्या लाएंगे, ड्राइविंग, गाड़ी चलाने के लिए, ड्राइविंग द व्हीकल या कार। तो यहाँ पर चलाते चलाते की हालत को बतलाने के लिए आपका इस्तेमाल करें, इस हाल में कि आप गाड़ी चला रहे हो। तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर वाइल भी जोड़ सकते हैं। आप कह सकते हैं यू शुड नॉट टॉक ऑन द फोन वाइल ड्राइविंग द व्हीकल। ओके, तो इस तरह भी आप कह सकते हैं वाइल के जरिए, लेकिन ये जुमला भी सही है। हमारा अगला जुमला है, अपना होमवर्क पूरा करके मैं हॉकी खेलने मैदान चला गया। तो अपना होमवर्क पूरा करके आप कैसे कहेंगे, हम कहेंगे हैविंग कंप्लीटेड माय होमवर्क। मैं हॉकी खेलने मैदान चला गया, आई वेंट टू फील्ड टू प्ले हॉकी। तो यहाँ पर हैविंग कंप्लीटेड माय होमवर्क। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग माय होमवर्क, आफ्टर कंप्लीटिंग माय होमवर्क भी आप कह सकते हैं। यानी एक जुमले को आप किसी तरीके, दो तरीके से, तीन तरीके से बना सकते हैं। बहुत सारे जुमले आपको मिलेंगे जो कई सारे तरीके से बन सकते हैं, लेकिन जो कि हम प्रैक्टिस किसी कर रहे हैं यहाँ पर पार्टिसिपल की, तो बेहतर है कि पार्टिसिपल ही लाएं। ओके, हमारा अगला जुमला है, तुम लोग मस्जिद में बैठे बैठे शोर क्यों मचा रहे हो। इसको हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे वाई आर यू पीपल मेकिंग नॉइज। तुम लोग शोर क्यों मचा रहे हो मस्जिद में बैठे बैठे, सिटिंग इन द मॉस्क। ओके, तुम लोग मस्जिद में बैठे बैठे शोर क्यों मचा रहे हो, इसको आप कैसे कहेंगे, हम कहेंगे वाई आर यू पीपल मेकिंग नॉइज सिटिंग इन द मॉस्क। ओके, आगे चलते हैं। हमारा अगला जुमला है, पुलिस को देखकर गुस्साई भीड़ गायब हो गई। इसको आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे हैविंग सीन द पुलिस, पुलिस को देखकर गुस्साई भीड़, द एंग्री क्राउड डिसअपियर्ड, गायब हो गई। ओके, हमारे अगला जुमला है, क्या तुमने आसमान से गिरते पानी के बूंदों को देखा है। क्या तुमने आसमान से गिरते पानी के बूंदों को देखा है, इसको आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे हैव यू सीन द ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। क्या तुमने देखा है, हैव यू सीन क्या चीज को, पानी के बूंदों को, द ड्रॉप्स ऑफ वाटर आसमान से गिरते हुए, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ओके, हमारा अगला जुमला है, मैं उसे एक मस्जिद में तकरीर करते हुए पाया। इसको आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे आई फाउंड हिम गिविंग अ स्पीच इन अ मॉस्क, या डिलीवरिंग अ स्पीच इन अ मॉस्क। गिव द स्पीच और डिलीवर स्पीच दोनों इस्तेमाल होता है। तो आई फाउंड हिम, मैंने उसे पाया, किस हालत में, गिविंग अ स्पीच इन द मॉस्क, एक मस्जिद में तकरीर करते हुए, एक मस्जिद में तकरीर करते हुए। ओके,
हमारा अगला जुमला है, इंतहा पसंदों ने तलवार भाजते हुए निहत्थे आदमी पर हमला करके उसको कत्ल कर दिया। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे एक्सट्रीमिस्ट अटैक द अनआर्म्ड मैन, निहत्थे आदमी पर हमला करके एंड किल्ड हिम, कत्ल कर दिया। तो यहाँ पर यानी हमला करके कत्ल कर दिया, दो फेल पाए गए। और मैंने बताया था कि जिसमें लफ्ज़ करके आए उसको हम पहले लिखते हैं ना। तो यहाँ पर अटैक द अनआर्म्ड, निहत्थे आदमी पर हमला करके एंड किल्ड हिम, उसको कत्ल कर दिया। किस हालत में? तलवार भाजते हुए, तलवार भाजते हुए, ब्रैंडिशिंग स्वर्ड्स, ब्रैंडिशिंग स्वर्ड्स, तलवार भाजते हुए। यहाँ पर गर्चे तलवारों को भाजते हुए नहीं आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने प्लूरल यानी जमा इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि इंतहा पसंद थे, कई सारे थे। इंतहा पसंदों ने तो एक ही तलवार नहीं रही होगी, जाहिर सी बात है, कई सारे थे। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर स्वर्ड्स कर दिया है। तो इंतहा पसंदों ने तलवार भाजते हुए निहत्थे आदमी पर हमला करके उसको कत्ल कर दिया। आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे एक्सट्रीमिस्ट अटैक द अनआर्म्ड मैन एंड किल्ड ब्रैंडिशिंग स्वर्ड्स। हमारा अगला जुमला है, वो रेस में दौड़ते हुए अचानक गिर पड़ी, वो रेस में दौड़ते हुए अचानक गिर पड़ी। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे शी सडनली कोलैप्स्ड, या फेल भी आप कर सकते हैं। अचानक गिरने के लिए कोलैप्स सडनली आता है, लेकिन आप फेल भी कर सकते हैं। शी सडनली कोलैप्स या फेल रनिंग इन अ रेस, रेस में दौड़ते हुए। यहाँ पर आप वाइल भी ला सकते हैं, वाइल रनिंग इन अ रेस, रेस में दौड़ते हुए। ओके गाइस, तो हमारा होमवर्क था। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको मैच किया होगा और आपका काफ़ी हद तक सही भी रहा होगा इंशाअल्लाह। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सबक। और आज का सबक है 47 और आज के सबक में हम बात करेंगे द जेरंड के बारे में। हमारा पहला सवाल है, व्हाट डज जेरंड मीन? जेरंड का क्या माना और मतलब होता है? तो जेरंड की जो तारीफ है वो ये है कि जेरंड ये फेल की उस शक्ल को जेरंड कहते हैं जिसमें आईएनजी लगा हो, यानी जो आईएनजी पर ख़त्म हो और इसमें नाउन और वर्ब दोनों का माना पाया जाता है। गोया कि ये इसम का माना देता है। जब फेल की शक्ल है तो इसमें क्या होगा? वर्ब तो पाया ही जाएगा और साथ में नाउन भी हो जाता है। तो गोया कि जो मामला हम नाउन यानी इसम के साथ करते हैं वो सारा मामला हम जेरंड के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि आप कहते हैं गोइंग, गोइंग जाना, कमिंग आना, स्लीपिंग सोना। तो इन सब को हम क्या नाम देंगे? इन सब को हम नाम देंगे जेरंड का। क्या नाम देंगे? इनको हम नाम देंगे जेरंड का। ओके, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, वो ये है कि जेरंड और पार्टिसिपल में क्या फ़र्क है। पार्टिसिपल के बारे में आपने पढ़ा इससे पहले सवाल सबक में कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी जोड़ के हम बनाते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने क्या बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी होता है और जेरंड में भी आईएनजी होता है। तो दोनों में क्या फ़र्क है? आप कैसे फ़र्क करेंगे? तो दोनों में जो फ़र्क है वो ये है कि जेरंड जो होता है उसमें नाउन का माना पाया जाता है। दोनों की शक्लें आईएनजी से होंगी। प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, इसकी एक किस्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसकी बात कर रहा हूँ। इसकी तीन किस्में अगर आपको याद हो तो पास्ट, प्रेजेंट और परफेक्ट। तो हम सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। उसको वहाँ पर हमने क्या बताया था? आईएनजी के साथ हम बनाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को, और जेरंड को भी हम आईएनजी के साथ बनाते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है? तो जेरंड की तारीफ में आपने क्या बताया? जेरंड की तारीफ में बताया जो वर्ब और नाउन का काम करे, और पार्टिसिपल में क्या होता है? जो नाउन और एडजेक्टिव का काम करे। यहाँ पर जेरंड किसका काम कर रहा है? आईएनजी वाला जेरंड ये काम कर रहा है किसका? नाउन का और वर्ब का। जबकि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल ये वर्ब का उसमें माना पाया जाता है, लेकिन एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव का काम करता है। यही बुनियादी फ़र्क है। ठीक है, उसमें एडजेक्टिव का माना पाया जाता है, उसमें नाउन का माना नहीं पाया जाता। यहाँ पर नाउन गलत हो गया है, यहाँ पर वर्ब होगा। ओके, तो गोया कि दोनों में वर्ब तो होगा, लेकिन जेरंड ये नाउन का काम करता है और पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल ये सिफत का काम करता है। ओके, जैसे कि आप कहते हैं आई लाइक वॉकिंग ऑन द रोड। आप कहते हैं वॉकिंग ऑन द रोड दे डिस्कस द मैटर। तो यहाँ पर वो आई लाइक वॉकिंग ऑन द रोड कि मुझे रोड पर टहलना पसंद है, ये जेरंड कहलाएगा, क्योंकि इसमें पसंद टहलना ये एज अ नाउन आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं।
लेकिन वॉकिंग ऑन द रोड दे डिस्कस द मैटर, यहाँ पर इसको आप नाउन का माना नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर हालत बता रहे हैं कि यानी कि जो है सड़क पर टहलते हुए या चहलकदमी करते हुए उन लोगों ने मामले के बारे में बातचीत की, बहस मुबासा किया, मुनाकशा किया। ओके, तो यहाँ पर ये एज अ आप एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर एज अ नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यही फ़र्क है जेरंड में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो जेरंड का इस्तेमाल वर्ब और नाउन के तौर पर होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल वर्ब और एडजेक्टिव के तौर पर होता है। ओके, मुझे आपको आगे एक चीज़ और बतानी, वो ये है कि जेरंड और इन्फिनेटिव को हम एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या चीज़? जेरंड और इन्फिनेटिव को हम एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं और माने में कोई फ़र्क नहीं आएगा। यही वजह है कि जब हम आगे अभी आपको बताएंगे जेरंड के इस्तेमाल के बारे में, तो आपको अंदाज़ा होगा कि यही सारी चीज़ें हमने इन्फिनेटिव के बारे में भी पढ़ी हैं। इसलिए मुझे मुनासिब मालूम हुआ कि आपको पहले ही बता दूँ। तो गोया कि हम उस जुमले को जिसमें जेरंड आता है उसको हम इन्फिनेटिव के साथ भी बना सकते हैं। तो गोया कि एक ही जुमले को हम दो तरीके से बना सकते हैं। ओके, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा, वो ये है कि हम एक दूसरे को एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि आप कहें आई वॉन्ट टू लर्न स्विमिंग इन द पूल, आई वॉन्ट टू लर्न स्विमिंग इन द पूल, कि मैं पूल में जो है तैरना सीखना चाहता हूँ। आपने यहाँ पर आईएनजी के साथ इस्तेमाल किया। आप ये भी कह सकते हैं आई वॉन्ट टू लर्न टू स्विम इन द पूल, आई वॉन्ट टू लर्न टू स्विम इन द पूल। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने आईएनजी के साथ जेरंड इस्तेमाल किया और यहाँ पर टू के साथ आपने इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया। तो ये आपका देख सकते हैं दोनों को आप एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं और माने में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो गोया कि आप इस तरह के जो जुमले होते हैं इनको आप दो तरीके से बना सकते हैं। ओके, तो ये चंद बुनियादी बातें थी जेरंड को लेकर के। अब हम आगे बताएंगे आपको कि वे टू यूज जेरंड, जेरंड का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं या किस माने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं या इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं। तो इस सवाल का जो पहला जवाब है वो ये है कि जेरंड का जो पहला इस्तेमाल होता है वो ये है कि इसको हम एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट इसको हम बना लेते हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कहते हैं सुबह सवेरे चहलकदमी करना सेहत के लिए मुफीद है। सुबह सवेरे चहलकदमी करना सेहत के लिए मुफीद है। तो यहाँ पर चहलकदमी करने के बारे में बात कर रहे हैं। सुबह सवेरे चहलकदमी करना, ये पूरा सब्जेक्ट बन रहा है आपका। तो यहाँ पर ये यानी इसके बारे में मुब्तदा आप कह सकते हैं, इसके बारे में आप बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट के माने क्या होते हैं? सब्जेक्ट का माना होता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो या जो काम करने वाला हो, दोनों इंग्लिश में सब्जेक्ट कहलाता है। ओके, तो इसकी मिसाल है, इसको अंग्रेजी में आप क्या कहेंगे? अंग्रेजी में आप कहेंगे वॉकिंग इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे चहलकदमी करना, वॉकिंग इन द मॉर्निंग, ये आपका सब्जेक्ट बन गया। इज़ यूजफुल फॉर हेल्थ, सेहत के लिए मुफीद है। तो वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज़ यूजफुल फॉर हेल्थ, सुबह सवेरे चहलकदमी करना सेहत के लिए मुफीद है। यहाँ पर आपने देखा इसको हमने इस तरह इस्तेमाल किया। ओके, इसका दूसरा जो इस्तेमाल है वो ये है कि इसका इस्तेमाल ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर होता है। यानी कि इसको ऑब्जेक्ट के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। जिस तरह से आपने नाउन को ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया है, यानी नाउन को और प्रोनाउन को आप एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चूंकि जेरंड भी नाउन हो जाता है, इसमें नाउन का माना पाया जाता है, तो इसलिए इसको भी हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि आप कहते हैं मुझे कुरान की तिलावत करना पसंद है, या आप कहते हैं मैं कुरान की तिलावत करना पसंद करता हूँ। यहाँ पर पसंद करना ही आपको ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई लाइक रिसाइटिंग द होली कुरान, आई लाइक रिसाइटिंग द होली कुरान, मुझे कुरान की तिलावत करना पसंद है। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं आई लाइक टू रिसाइट द होली कुरान। यहाँ पर आप इन्फिनेटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारी बात जेरंड को लेकर हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर आपको जेरंड की मिसाल पेश की है। ओके, तो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब यानी जो फ़ेल मुताद्दी होता है, जो मफूल का मुताज होता है, मुझे पसंद है, क्या चीज़ पसंद है? कुरान करीम की तिलावत करना। तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया है। ओके,
जेरेंड का तीसरा जो इस्तेमाल है वो ये है कि वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बात पूरा करने के लिए जो हम लाते हैं, ठीक है, इजाफी चीज़ें लेके आते हैं ताकि बात हमारी पूरी हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि मेरा मशगला है, अगर कोई कहे मेरा मशगला है, क्या है, क्रिकेट खेलना, तो कहेंगे माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट। माई हॉबी इज़ अगर आप कहें तो गोया कि ये आपका जो इज एज अ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसको वर्ब मानते हैं, ये वर्ब की किस में, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इसलिए वर्ब कहा गया है इसको। वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यहाँ पर, चूंकि ये ऐसा वर्ब है जो मफूल नहीं चाहता, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट ये मफूल नहीं होगा। ये जो प्लेइंग क्रिकेट है इसको आप मफूल नहीं समझेंगे, ये वर्ब तो है बट ये मफूल नहीं है, क्योंकि ये जो वर्ब है उस टाइप का वर्ब नहीं जो मफूल चाहता हो, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन वर्ब की किस्म है, इसलिए यहाँ पर वर्ब लिखा हुआ है। माई हॉबीज, मेरा जो मशगला है, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना है। तो यहाँ पर जो आपने प्लेइंग क्रिकेट इस्तेमाल किया है ये एज कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल हुआ है, ओके। जेरेंड का जो चौथा इस्तेमाल है वो है प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसका इस्तेमाल हम प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर भी कर लेते हैं। जैसे कि मुझे नावल पढ़ने का शौक़ है, मुझे नावल पढ़ने का शौक़ है, इसको आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। यहाँ पर ऑफ ये आपका क्या प्रीपोजिशन है और किस पे दाखिल हुआ, रीडिंग नॉवेल्स पे दाखिल हुआ है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप क्या कहेंगे, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, मुझे नावल पढ़ने का शौक़ है, ओके। तो ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा। बहुत छोटा और मुख्तसर सा सबक था, लेकिन फिर भी चूँकि हमारे कोर्स का हिस्सा इसलिए हमने इसको पढ़ा। तो आज के सबक में जो गुफ्तगू हुई वो जेरेंड को लेकर, इसको आप जीरेंड नहीं पढ़ेंगे, जे की आवाज़ निकालेंगे, जेरेंड का नाम देंगे। जेरेंड किसे कहते हैं, जेरेंड के बारे में बताया कि ये वर्ब की एक शक्ल जिसमें हम ING का इस्तेमाल करके बनाते हैं। इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ जगहों पर होता है, जिसमें से पहला इस्तेमाल है जुमले में इसका इस्तेमाल वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पर होता है। इसका दूसरा इस्तेमाल ट्रांजिटिव वर्ब यानी ऐसे अफ़ाल जो मफूल चाहते हैं तो उनके मफूल के तौर पर भी ये काम करता है। और इसका तीसरा जो इस्तेमाल है वो ये है कि वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर काम करता है। और अगर हम इसके चौथे इस्तेमाल की बात करें तो इसका जो चौथा इस्तेमाल है वो ये है कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं, ओके। तो ये हमारा खुलासा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और मैंने पूरी कोशिश की है कि मिसालों के ज़रिए आपको समझाऊं और उम्मीद करता हूँ कि आपने ज़रूर समझा होगा। अब अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे कर सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं अपना आज का होमवर्क। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग होमवर्क ज़रूर क्या करें ताकि आपको कोर्स से फ़ायदा हो। तो चूँकि हमने प्रैक्टिस करनी ही हमें उर्दू से अंग्रेज़ी की, क्योंकि जब हम उर्दू से अंग्रेज़ी की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ उर्दू के जुमले लिखे हैं आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप इनको ज़रूर हल करेंगे और फिर हमारे साथ मैच करेंगे। इसमें से पहला हमारा जुमला है, रात को खाने के बाद थोड़ी दूर चहलकदमी करना ज़रूरी है। सारे अल्फाज वाज़े हैं, कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं लग रहा मुझे। चहलकदमी करना, वॉक, ठीक है, वॉक। मुझे अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। बिल्कुल भी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एट ऑल, एट ऑल, ओके, बिल्कुल भी, ओके। क्लास में बात करने की इजाज़त नहीं है, इजाज़त नहीं है, नॉट अलाउड या नॉट परमिटेड, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। जैसे स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड हम बोलते हैं। उसके साथ एक ही रूम में रहना मेरे बस में नहीं। बस में होना का मतलब होता है पॉसिबल, भी पॉसिबल है ना, बस में होना। इसके लिए कोई बस में होना कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं लाएंगे, नहीं, मुमकिन नहीं, वही माना है, ओके। आप यहाँ पर नॉट पॉसिबल का तर्जमा करेंगे, ठीक है, यही इस्तेमाल होता है। म्यूजियम में फ़ोटो खींचने की इजाज़त नहीं है। फ़ोटो खींचने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, क्लिक फ़ोटोज़ या टेक पिक्चर्स या टेक फोटोज, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं आप, टेक या क्लिक दोनों, ओके। हमारा अगला जुमला है, ज़रूरत के हिसाब से पानी पीना लाजमी है।
ज़रूरत के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू नीड। अकॉर्डिंग के माने के हिसाब से, ज़रूरत मतलब नीड, तो अकॉर्डिंग टू नीड ज़रूरत के हिसाब से। ओके, हमारा अगला जुमला है, क्या इसको फ़ोन करना ज़रूरी नहीं है? क्या आप बता सकते हैं कि आपका उससे मिलना क्यों ज़रूरी है? हमारा अगला जुमला है, वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। अगला जुमला है, इस इलाके में ज़्यादा दिन तक रहना मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है। इलाके में ज़्यादा दिन तक रहना मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है। ओके, मुमकिन ही के लिए आप एट ऑल, ही के लिए आप एट ऑल लाएंगे, ठीक है, एट ऑल, नॉट पॉसिबल एट ऑल। ज़्यादा दिन तक, फॉर मेनी डेज, मेनी का मतलब ज़्यादा होता है, आपने पढ़ा होगा, और डेज का मतलब दिन, तो मेनी डेज का मतलब बहुत ज़्यादा दिन। ओके, तो हमारे जुमले, उम्मीद करता हूँ कि आप इनको बनाकर लाएंगे। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो एक चीज़ आपको परेशान करेगी, वो ये है कि आपको लगेगा कि इस जुमले को हम इन्फिनेटिव के साथ यानी टू के साथ बना सकते हैं, यानी आईएनजी ना ला करके फेल के साथ टू के साथ भी हम बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसका इस्तेमाल हम एक दूसरे की जगह पे कर सकते हैं, यानी जेरंड और इन्फिनेटिव को एक साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, लेकिन इसको करने में आपको ध्यान देना है कि आपको जेरंड के ज़रिए ही जुमले को बनाना है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे हमारे साथ। ओके गाइस, तो हमारा आज का सबक था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। अब हम आपसे रुखसत होते हैं, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अगले सबक में होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।